हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5 हिंदी का दूसरा पाठ फसलों के त्योहार, जिसके पहले भाग में हमने जाना कि भारत में अलग अलग जनजातियां इस त्योहार को अलग अलग समय पर कैसे मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं फसलों का त्योहार, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, ये हमने आपको कल बताया था। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। कल हमने आपको यहाँ तक बताया था। आज हम इससे आगे जाएंगे। आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताबें अपने सामने खोलेंगे और मेरे साथ आगे बढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। स्त्री पुरुष क्या करते हैं? दोनों ही ढोल, जो आप जानते हैं ढोल, ढोलक, मंजीरे, दोनों हाथों से इसको बजाया जाता है। मंजीरे पीतल के होते हैं। ये आपके घरों में भी ढोलक के साथ ये मंजीरे बजाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? लेकर रात भर नाचते गाते रहते हैं। ढोलक और मंजीरे लेकर रात भर नाचते और गाते रहते हैं। अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, जताते हैं फसलों के त्योहार से। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, यानी गांव के चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां। घाटियां का अर्थ है यहाँ पे दो पहाड़ों के बीच एक संकरा मार्ग, पतला मार्ग, उसे हम घाटियां कहते हैं। लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, लंबे लंबे जो हैं साल के वृक्ष, उनका जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे गांव। ये इन आदिवासी जनजातियों के गांव के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर कैसी हैं? चारों ओर से फैली हुई छोटी छोटी घाटियां हैं, लंबे लंबे साल के वृक्ष हैं और उनके जंगल हैं, और वहीं आसपास उनके छोटे छोटे गांव हैं। अब देखिए, लिपे पुते, यानी उन्होंने मकानों की लिपाई की है, पुताई की है। उनके जो मकान बने होते हैं, कच्चे मकान बने होते हैं, बांस के बने होते हैं, उनमें वह मिट्टी से उसकी लिपाई करते हैं, पुताई करते हैं। करीने से बुहारे, करीने का अर्थ है यहाँ पे भली प्रकार से, बुहारे यानी साफ किए हुए, अच्छी तरह भली प्रकार से सफाई किए हुए और सजाए गए। उनके जो मकान हैं वो छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे उनके मकान हैं। उनको क्या किया है? उन्होंने अच्छी तरीके से लिपाई की है, पुताई की है और अच्छी प्रकार से उनकी सफाई की है और उन्हें सजाया गया है। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। वे लोग क्या करते हैं? अपने घरों के सामने एक पंक्ति में, एक लाइन में, कमर में बाहें डालकर, अपने हाथों को डालकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। एक गोल घेरे में एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर, अपनी बाहें डालकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, नाच करते हैं। आपने आदिवासी समुदाय में देखा होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, यहाँ पे लोग अपनी परंपरा, अपनी रीति के अनुसार क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। क्या करते हैं? अगले दिन वे नृत्य करते हुए, नाच करते हुए घर घर जाते हैं, यानी उस इलाके में जितने भी घर हैं वहाँ वो नृत्य करते हुए जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। और क्या करते हैं? फूलों के पौधे लगाते हैं। यह उनकी अपनी परंपरा है, अपने रीति रिवाज हैं। सभी संप्रदाय के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो यहाँ पर इस समुदाय के भी अपने रीति और रिवाज होते हैं।
घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। क्या है? हर घर से चंदा मांगने की, पैसे मांगने की प्रथा है, रीति। प्रथा का अर्थ है रीति है या रिवाज है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? कुछ लोग तो चंदे में पैसा मांगते हैं ना। ये कई इलाकों में यह रिवाज है। होली दीपावली के टाइम में वो क्या करते हैं, घर घरों में जाकर चंदा मांगते हैं, जिससे वह दिवाली या होली का त्यौहार मनाते हैं। तो इसी प्रकार ये आदिवासी जो संप्रदाय है वो क्या मांगता है? चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? वो लोग क्या मांगते हैं? मुर्गा। आप जानते ही हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं लोग चंदे में? घर घर जाकर मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। जैसे ही ये चंदा अपना लोगों से मांग लेते हैं, उसके बाद क्या चलता है? खाने पीने और खेलों का दौर चलता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, और जब 2 दिन बीत जाते हैं तो तीसरे दिन क्या होता है? पूजा की जाती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। जैसे ही तीसरे दिन पूजा होती है, लोग उसके बाद क्या करते हैं? अपने कानों में क्या पहनते हैं? सरई का फूल। सरई का फूल वहाँ की जो जनजाति है, यानी वहाँ पे उन आदिवासी संप्रदाय में सरई का फूल होता है, और वहीं पर ये लोग क्या करते हैं? अपने सिर पर इस फूल को पहनते हैं या लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, और इसी दिन से बसंत ऋतु मैंने आपको बताया, जिसमें चारों तरफ से हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरी हरे हो जाते हैं और नई नई कलियां उगने लगती हैं तथा नए नए फूल खिलने लगते हैं। इसे बसंत ऋतु कहा जाता है। तो इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। और क्या होती है? धान की पूजा होती है। धान आप जानते हैं, जिससे चावल निकलता है, उसकी भी उस दिन क्या होती है? पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, और उस पूजा किए हुए धान को आशीर्वादी धान मानकर उसे क्या किया जाता है? अगली फसल में बोया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में यह मकर संक्रांति या फसलों का त्योहार किस रूप में मनाया जाता है? पोंगल के रूप में मनाया जाता है। आपने नाम सुना होगा पोंगल, तो तमिलनाडु में यह पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। यानी खरीफ की फसल यानी जाड़े की फसल। तो इस समय क्या होता है? लोग इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। यानी हम जो धान उगाते हैं उससे हम क्या करते हैं? चावल निकालते हैं, अरहर दालें बोते हैं, उस समय आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। क्योंकि जिस समय यह फसल कटती है उस समय फिर जाड़े का मौसम लगभग शुरू हो जाता है। वैसे यह फसल इस समय गर्मी के समय में बोई जाती है और लगभग जाड़ों के समय इसको काटा जाता है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। लोग क्या करते हैं? इस समय नए धान कूटकर क्या करते हैं? इसके चावल निकालते हैं। चावल कहाँ से निकलता है? धान से निकलता है। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। क्या किया जाता है? हर घर में मिट्टी का मटका लाया जाता है। आपने देखा होगा, मिट्टी का मटका लाया जाता है, और जिसमें नए चावल, यानी जो उस समय फसल पैदा हुई है धान की, वो नए चावल उसमें डाले जाते हैं। दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप
में रख देते हैं और क्या करते हैं, उसमें चावल के साथ दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए क्या कर देते हैं, धूप में रख देते हैं। एक मिट्टी के मटके में वो लोग दूध, गुड़ और चावल इन चीज़ों को मिलाकर उसे धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। हल्दी को शुभ का प्रतीक माना जाता है। हमारे विवाह तथा अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए साबुत हल्दी को क्या करते हैं, मटके के मुंह, जो मटके का मुंह होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, उसके चारों ओर उसको हम बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है और इस मटके को क्या कर दिया जाता है, दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, उफान आता है इसका अर्थ है उबाल आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। और जब दूध में उफान आएगा तो क्या होगा, वह मटके से बाहर निकलने लगता है। तो क्या कहते हैं, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। वहाँ की अपनी रीति रिवाज के अनुसार वो लोग क्या कहते हैं कि पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं, की आवाज़ सुनाई देती है। स्वर का अर्थ है आवाज़ सुनाई देती है। अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो वहाँ पर तमिलनाडु के जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया, ऐसा वह बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। गुजरात में जो है पतंगों को उड़ाना, यह मकर संक्रांति की विशेषता है। वहाँ पे अगर वहाँ पे उस दिन पतंग ना उड़ाए जाएं तो उनका जो जश्न है वो हमेशा अधूरा माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। अगर हम इस दिन आसमान की ओर अपनी नज़र दौड़ाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की यानी कई प्रकार की, कई आकार की और कई रंगों की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। यानी गुजरात में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी आयु का हो, किसी भी उम्र का हो, वह पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। यानी उस दिन आसमान में इतनी पतंगें उड़ाई जाती हैं, हजारों लाखों की मात्रा में पतंग उड़ाई जाती हैं। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो सूर्य ढक सा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। अब आ गई बारी उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, कुमाऊं मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, घुघुतिया कहते हैं। आप भी कहते हैं ना, घुघुतिया का त्योहार आ रहा है, तो कुमाऊं में इसको किस नाम से जाना जाता है, घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, आटे और गुड़ को गूंथ कर क्या करते हैं, आटे को गुड़ में गूंथा जाता है, आटे को गुड़ में मिलाया जाता है और उसके पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। उन पकवानों में उनको अलग अलग आकार दिए जाते हैं। जैसे क्या क्या दिए जाते हैं, डमरू, तलवार, क्या क्या बनाई जाती है, डमरू बनाई जाते हैं, तलवार बनाई जाती है, दाड़िम का फूल,
दाड़िमा आपने देखा है, आपके घरों में एक फल होता है, उसके फूल भी उसमें बनाए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। उस पकवान को तलने के बाद क्या करते हैं, उसको एक माला में, एक तागे में पिरोया जाता है। बचपन में आप लोगों ने भी इस तरह की मालाएं बनाई होंगी, जिसमें क्या करते हैं, उन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं और उन्हें तले जाते हैं, और उसको तलने के बाद क्या किया जाता है, एक माला में पिरोया जाता है। और माला के बीच में क्या लगाते हैं, संतरा लगाते हैं हम लोग, और गन्ने की गंडेरी, यानी गंडेरी का अर्थ है यहाँ पे गन्ने के टुकड़े, गन्ने के टुकड़े भी लगाए जाते हैं और संतरा भी उसमें लगाया जाता है, जिसे आप नारंगी भी बोलते हैं। गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है, वो भी उसमें लगाई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बच्चे इस काम को क्या करते हैं, बहुत रुचि से करते हैं, बहुत चाव से करते हैं और उत्साह जोश के साथ करते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए माला बनानी होती है ना। हम भी घर में बनाते हैं तो हम तो कहते हैं कि हम तो कम से कम 100 दानों की माला बनाएंगे, या कई 50 की बनाते हैं। कई बच्चे जो हैं उसको बहुत बड़ी बड़ी अपने पैरों तक बना लेते हैं, जो पैरों तक उनकी वो माला पहुंचती है। तो इसका एक अपना उत्साह अलग ही होता है और बच्चों में इसकी खासी रुचि बढ़ती है। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, और सुबह के समय क्या, बच्चे उठकर नहाते धोते हैं, टीका चंदन वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद क्या कहा जाता है बच्चों को, ये माला अपने गले में पहनो। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि वह समय बहुत ठंडा रहता है, तो उस समय क्या होता है, ज़्यादातर पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो उन पक्षियों को बुलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, अपनी माला से उन पकवान को तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और उन्हें और गाते हैं। क्या गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, यानी कौवे को बुला रहे हैं। घुघुत भी एक पक्षी है। घुघुत आओ, ले कौवा बोलो, म कह दे जा सोने का घड़ो। ये अपनी अपनी स्थानिक भाषाएं हैं, उसमें इसका अर्थ यहाँ पे है कि कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो। बड़ो यानी बड़े, बड़े बोलते हैं जिसको उड़द की दाल जो है उसको भिगोकर, उसको पीस कर फिर उसको क्या किया जाता है, तला जाता है, उसका बड़ा बनाया जाता है। ले कौवा बड़ो, माँ कह दे जा सोने का घड़ो, मुझे क्या दे जा, सोने का घड़ा दे के जाओ। घड़ो का अर्थ है घड़ा दे के जा। खा ले पूरी, यानी क्या कह रहे हैं, पूरी खा ले। माँ कह दे जा सोने की छुरी, और मुझे क्या दे जा, सोने की छुरी। छुरी का अर्थ है मुझे सोने का चाकू दे जा, खंजर दे जा। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो आपकी, यानी जो इच्छा हो वह मांगते हैं। हमारी जो इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, हम उसको गाकर उन पक्षियों से मांगते हैं। है न कितने अलग अलग अंदाज, यानी कितने अलग अलग अंदाज हैं मकर संक्रांति को मनाने के। सभी भारत के सभी राज्यों में मकर संक्रांति को मनाने के अलग अलग अंदाज हैं। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है। क्या होती है, कहीं पे गुड़, चावल और दूध की खीर बनती है। तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। तो कहीं पे तो चावल, गुड़ और दूध की खीर बनती है। तो कोई लोग क्या करते हैं, 5 प्रकार के अनाज लेते हैं और उसकी क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। और उस दिन क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और उन पर क्या होता है, लोगों का सैलाब। सैलाब वैसे इसका अर्थ है बाढ़, लेकिन यहाँ पे हम सैलाब का अर्थ क्या लेंगे, भीड़। जो लोगों की भीड़ है वो नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ती है, यानी आगे बढ़ते रहती है। आपने देखा होगा जो भारत के बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर जैसे हरिद्वार, प्रयाग, काशी,
गंगोत्री, यमुनोत्री और इस तरह की जितनी बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर उस दिन काफ़ी भीड़ रहती है स्नान करने के लिए। मकर संक्रांति का जो स्नान है इसका बहुत बड़ा महत्व है भारत में। तो लोग उस समय नदी में स्नान करने के लिए बहुत भारी मात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हालांकि लोग ठंड से कांपते रहते हैं क्योंकि उस समय पानी बहुत ठंडा रहता है और बर्फीले पानी यानी पानी उस समय बहुत ठंडा रहता है। मैं कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। उस दिन एक स्नान का अलग ही महत्व होता है और हमारे धर्म के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का जो स्नान है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो लोग इस दिन चाहे कितना भी ठंडा पानी हो नदी में तो एक बार यह कोशिश करते हैं कि वह जरूर इस पानी में एक डुबकी लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। यानी यहाँ पर इतना हाल यह होता है कि इन जगहों पर इतना बुरा हाल होता है कि तिल रखने के लिए, अब सोचिए तिल कितनी छोटी चीज है, उसको रखने के लिए भी जगह नहीं होती। अर्थात वहाँ पर उन तीर्थ स्थलों पर, उन नदियों पर, उन संगमों पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ पर एक तिल रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। मकर संक्रांति के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना। यानी अब बता रहे हैं यहाँ पे कि तिल से याद आया, तिल आप जानते ही हैं जिसके लड्डू बनाए जाते हैं, पूजा और हवन सामग्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका तेल भी बनाया जाता है, तिल का तेल। तो इस दिन क्या किया जाता है, मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं, पानी में तिल डालते हैं लोग और उसके बाद स्नान करते हैं, नहाते हैं, तिल का दान भी करते हैं। ब्राह्मणों को तिल का दान किया जाता है। आग में तिल डालना और आग में तिल भी डाले जाते हैं। तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। और क्या किया जाता है, तिल के पकवान भी बनाए जाते हैं, लड्डू भी बनाए जाते हैं उसके। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? आप लोगों के घर में या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, ये आपको पता होगा कि आपके इलाके में या आपके घरों में यह त्योहार कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग इलाकों में कहीं पर इसे खिचड़ी कहा जाता है, कहीं पे पोंगल कहा जाता है, कहीं पे मकर संक्रांति या कहीं कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यहाँ पे क्या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो, यह पूछा गया है। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अर्थात यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या तुम इस फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो, और तुम आपस में बात करो और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्योहार को क्या करते हैं, अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मान लिया एक ही गांव में इस त्योहार को लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से मनाते हैं। सबके मनाने का तरीका अलग होता है। इस बारे में आप बात करिएगा, अपने आस पड़ोस में भी बात करिए और यह पता करिए कि आप इस त्योहार को कैसे मनाते हैं। तो यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। तो फसलों के त्योहार में हमने यह जाना कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रांत हैं या इलाके हैं, उनमें मकर संक्रांति का त्योहार या फसलों का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। लोगों को उसको मनाने के तरीके अलग हैं और यह अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो अब आप इस पाठ को दोबारा से दोहराने की कोशिश करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपको कॉपी में पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्न उत्तर कराएंगे।